अब मैं याद कर पा रहा हूँ ना कि मैं कैसे बस में छोड़ा था उनको, फिर हम आए थे और मैंने बहुत हैवी हैवी हार्ट से, बहुत हैवी हार्ट से जब मैंने पहला वीडियो देखा था नवोदयन टेल्स का, तो मुझे ऐसा था कि पता नहीं हमें बुलाते कि नहीं, होता मुझे काफी जूनियर है, हमारा नंबर कब आएगा, पर थैंकफुली हमारा नंबर जल्दी आ गया, तो अच्छी बात है। वीडियो देखकर, नवोदयन टेल्स के वीडियो देखकर अच्छा लगता है। नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल नवोदय टेल्स में। दोस्तों, आज से 5-6 साल पहले जब मैं अपने वर्क प्लेस पे जा रही थी तो मेरे शहर में उस समय छोटी ट्रेन चला करती थी, और जैसे ही मैं अपने प्लेस से ट्रेन में एंटर करती हूँ, डिब्बे में एंटर करती हूँ, तो मेरी मुलाकात होती है एक डिसेंट से लड़के से जो मुझे देख के बहुत एक ब्रॉड सी स्माइल देता है और मुझे ग्रीट करता है क्योंकि वो मेरे नवोदय का जूनियर है। उसने अपनी कंफर्टेबल सीट मुझे ऑफर की और खुद मेरे सामने बैठा। जैसे कि नवोदय के संस्कार हैं, अपने सीनियर को हर चीज ऑफर करते हैं। फिर हमने 5-6 घंटे का सफर किया और उस समय क्या ही बातें की होंगी, लेकिन आज हम फिर से आमने सामने, और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं जो कि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगी, कई लोगों को प्रेरणा देंगी और आपका नॉलेज बढ़ाएंगी। तो आज के एपिसोड में मैं स्वागत करती हूँ मिस्टर विनीत बंसोड़ सर का, जिन्होंने 2020 यूपीएससी सीएससी क्वालिफाई किया है और वर्तमान में असिस्टेंट कमिश्नर इन आईआरएस ट्रेनिंग कर रहे हैं। सर, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच दीदी। और कुछ और कहने से पहले सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं नवोदय में आपका जूनियर रहा हूँ, तो सर मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल। तो मैं आपको नाम से बुला सकती हूँ? विनीत कहिए, जैसे आप हमेशा कहते हैं। और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और होली की शुभकामनाएं। मैं विनीत बंसोड़ हूँ, मेरा संक्षिप्त परिचय दीदी ने आप लोगों को दिया ही है। बहुत ही खुशी की बात है कि नवोदय टेल्स में मुझे मौका मिला, दीदी ने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच दीदी। विनीत, पहले आप जैसे आपने 2 साल इंजीनियरिंग फील्ड में सर्व किया है, सर्विस दी है, अपनी मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया है और अब आप सिविल सर्विसेज में एंटर कर रहे हैं, तो क्या चेंज आया है आपकी लाइफ में? जब मैंने 2 साल, आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैंने 2 साल कैपजेमिनी में काम किया है बैंगलोर में एज अ सीनियर एनालिस्ट। तो वो 2 साल दीदी एक तरीके से मैं एक्सपोजर चाह रहा था कि कॉर्पोरेट का एक्सपोजर कैसा होता है। तो वहाँ पर मुझे वो देखने को मिला कि भाई वहाँ का वर्क कल्चर क्या होता है, और कहीं ना कहीं मेरे बैक ऑफ द माइंड ये था कि मुझे सिविल सर्विसेज की ओर आना है। तो ग्रेजुअली मैं आने ही वाला था। वहाँ से यहाँ पे जो मैं चेंज कहूँगा वो ये है कि वहाँ पे काफ़ी फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन होती है और सिविल सर्विसेज या एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी एक हायरार्की होती है, चेन ऑफ कमांड होती है जिसके थ्रू ये ऑपरेट होती है। तो ये चेन ऑफ कमांड ही मेरे ख्याल से है जो हर एक लेवल तक, ग्रास रूट तक सर्विस प्रोवाइड करवा पाती है। तो वो एक मेजर चेंज है। और उसके अलावा सिविल सर्विसेज में पब्लिक को सर्व करने का मौका मिलता है, जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है हर एक व्यक्ति का जो सिविल सर्विस साइड आता है। और कॉर्पोरेट में ये होता है कि आप कुछ सर्टेन अपने क्लाइंट्स को सर्व करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम आप उन्हीं चीज़ों में स्पेंड करते हैं। आपको जो सोसाइटी को अगर आपका मन है सर्व करने का, तो वो मौका वहाँ पर थोड़ा सा कम मिल पाता है, या काफ़ी कम भी गए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो वो जो चीज़ें थी उनके कारण मैं यहाँ पर आया और ये चीज़ मैं महसूस करता हूँ। विनीत, जैसा आपने अभी बताया कि पब्लिक को सर्व करने का मौका मिलता है और उसके साथ बहुत सारी फैसिलिटीज भी मिलती, पावर मिलता है, सारी चीज़ें मिलती हैं, तो ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद मतलब आपको ऐसा लगता है कि सेटिस्फाई है या अभी और भी आगे जाना है? मेरे मतलब पूछने का उद्देश्य ये है कि आप सर्व करना चाहते हैं जो पा लिया है उसको, या अभी अपने आप को और आगे ले जाना चाहते हैं? दीदी, ये जो प्रोसेस है मेरे ख्याल से सर्व करते करते आगे जाने की प्रोसेस है शायद। इस एग्जाम के बाद अब जो हमें मौका मिल रहा है, तो मैं आईआरएस कस्टम्स में हूँ। कस्टम्स में बेसिकली हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं और एक लिमिटेड ऑडियंस तक हमारी रीच होती है जहाँ से हम गवर्नमेंट को सर्व करते हैं, तो और पब्लिक को भी सर्व करते हैं। तो पब्लिक को सर्व मैं यहाँ करता रहूँगा, उसके साथ साथ हम प्रोग्रेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो मेरा जो रोल रहेगा सर्विस के अंदर वो तो मैं करता ही रहूँगा। उसके अलावा इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर मुझे ग्रो करना है, तो हर एक व्यक्ति ग्रो कर ही रहा है, वो ग्रोथ मुझे भी थ्रू आउट द लाइफ तो मुझे मिलेगी। जी। जो लोग जैसे यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं
तो जैसे आपने बताया कि आप जॉब कर रहे थे तब भी कहीं ना कहीं माइंड में था कि आपको करना है यूपीएससी, और जो भी लोग क्वालिफाई करते थे एम्बिशन होता है कि यूपीएससी क्वालिफाई करना है, लेकिन उसके बियॉन्ड एक पर्पस भी होता है आई थिंक कि कर लिया तो फिर क्या, क्यों करना है, तो वो क्या पर्पस होता है, मतलब जो भी ऑफिसर्स होते हैं तो उन लोगों की क्या थॉट प्रोसेस होती है, क्या पर्पस होता है सर्विस में जाने का? यूपीएससी एक ऐसी एग्ज़ाम है जिसके थ्रू आप मोस्ट कोवेटेड पोस्ट पे पहुंचते हैं, जहां से आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियली पब्लिक को सर्व कर पाते हैं और गवर्नमेंट पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद जैसे आप कह रहे हैं कि पावर वाली जो बात है, तो मोर अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर दैट वुड बी अथॉरिटी हमें मिलती है, जो गवर्नमेंट हमें देती है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वो मिलती है। इन सारों की मदद से हमारी कोशिश यही है कि बेस्ट से बेस्ट सर्विस हम दे पाए पब्लिक को। और इसमें पर्पस ये है बेसिकली कि यानी कोई ऐसे जैसे हम लोग जब तैयारी कर रहे होते हैं तो सब हर कोई एक अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के साथ सर्विसेज में आता है, प्रिपरेशन में आता है। तो हर एक का ये काफ़ी सब्जेक्टिव होता है कि भाई कोई व्यक्ति हो सकता है उसने सर्विस का चार्म देखा हो, सर्विस का जो लोग रहते हैं उनको जो स्टेटस अकॉर्ड होता है वो देखा हो, कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट जॉब, ये सारे फैक्टर्स तो होते ही है वहाँ पर। लेकिन जो सोसाइटी को सर्व करने का जो एक उद्देश्य है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और मुझे याद है जब हम छोटे थे या हमने जब अपनी लाइफ जी है, तो जो एक्सपेक्टेशन हम सिविल सर्वेंट से रखते थे कि हमारे लिए सर्विस डिलीवरी ये सिविल सर्वेंट्स करके देंगे। जो लोगों की एस्पिरेशन होती है सिविल सर्वेंट्स को देखकर, सिविल सर्वेंट्स की तरफ, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में है वो या फिर जो दूसरे सेंट्रल सिविल सर्विसेज में है वो, तो उनसे जो एस्पिरेशंस और एक्सपेक्टेशन होती है जब हमारी भी थी। और मुझे लगा कि जब पब्लिक की इतनी ज़्यादा एस्पिरेशन और एक्सपेक्टेशन है, जब हमने भी देखा, हमने भी ये चाहा था, तो उसके बाद पर्पस यही हुआ कि क्यों ना यहाँ पर पहुंचकर इन एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने में अपना जो भी हम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो करें। मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि विनीत ने 5th क्लास में, क्योंकि वो बचपन से स्टूडियस थे, 5th क्लास में ऑल डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक सिक्योर की थी। विनीत, क्योंकि आप बचपन से ही मतलब पढ़ाकू टाइप रहे हैं, तो क्या लगता है कि मतलब जो आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं हमारे, तो बचपन से तैयारी या शुरुआत से तैयारी रहना चाहिए, या किसी ने बाद में सोचा है, या लोगों को देख के, किसी और को देख के बाद में भी इंस्पायर हुआ है तो वो मेहनत करके आगे जा सकता है, अचीव कर सकता है? दीदी, मेरा ये मानना है कि जब भी आप चाहें इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। आपको अगर बेसिक जो स्कूल के दौरान पढ़ते हैं वही यूपीएससी का भी बेसिक है, तो अगर यूपीएससी के बेसिक्स आपके स्कूल के दौरान प्रिपेयर है तो बहुत अच्छी बात है। वरना आप जिस भी समय चाहें, गिवन द लिमिट कि आप एलिजिबल हो, उस ड्यूरेशन में आप जब भी चाहें तैयारी कर सकते हैं। और हमने ऐसे लोग भी देखे हुए जो 32 की जो लिमिट है, एज लिमिट है, उसके 1-2 साल पहले प्रिपेयर करके एग्ज़ाम क्वालिफाई भी करते हैं। तो किसी भी स्टेज में तैयारी कर सकते हैं। और जो पढ़ाकू वाली बात आपने कही, तो हाँ, 5th तक तो मैं वाकई में पढ़ने में ज़्यादा ध्यान देता था। ग्रेजुअली फिर मैं डाइवर्सिफाई भी किया है मैंने अपना पर्सनैलिटी का पोर्टफोलियो कहिए तो, क्योंकि उसके बाद हमें समझ में आता है कि और भी चीज़ें करनी है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। जी। और जब ये बात हो रही है तैयारी की, तो मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने 1 साल में ही आपने क्वालिफाई कर लिया एग्ज़ाम, तो मतलब जो अभी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो 2-2, 3-3 साल से भी प्रिपेयर कर रहे हैं? तो ऐसे तो प्रिपरेशन वगैरह के बारे में बहुत बातें होती हैं, बहुत सारा नॉलेज हमारे पास है सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, सारी चीज़ों में, लेकिन कुछ एक ऐसी बात जो छूट जाती है क्योंकि आपने वो रियलिटी जी है, प्रिपेयर किया है सारी चीज़ें। तो कई लोग प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे आइडियाज़ देते हैं, सारा नॉलेज है हमारे पास, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ जो एस्पिरेंट को नहीं पता होती है जो होनी चाहिए। एस्पिरेंट्स के लिए मैं यही कहूँगा कि एक जो बेसिक प्रोसेस है उसको फॉलो करना ज़रूरी है। और नई बात तो मैं भी शायद कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊँ, क्योंकि जो यूपीएससी का एक जो मोल्ड है उसके लिए जो सेम चीज़ है वो हर कोई रिपीटेडली कहता है।
मैं भी सेम वही चीज़ें कहूँगा। और अगर कोई एस्पिरेंट है, उसको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इस एग्ज़ाम की, उसको हमेशा पूरी करनी चाहिए। जो स्टैंडर्ड बुक्स है उनको पढ़ना चाहिए, जो अगर करंट अफेयर्स की बात की जाए तो उसको कवर करना चाहिए, टेस्ट सीरीज करनी चाहिए। तो जो बेसिक चीज़ें हैं उनको एकदम रिलीजियसली करनी चाहिए, उसमें कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। अगर आप वो चीज़ एक डिसिप्लिन के साथ कर रहे हैं, उसमें आपका परसिस्टेंट एफर्ट है, तो मेरे ख्याल से आराम से इस एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है। दिक्कत वहाँ होती है जब हम काफ़ी रैंडम भागने लगते हैं तैयारी के दौरान। एक किताब कंप्लीट हुई नहीं और दूसरी उठा ली, या फिर मल्टीपल करंट अफेयर्स के रिसोर्स हो गए, टेस्ट सीरीज मल्टीपल ढूंढ ली, किसी ने कोई छोटी सी बात बोल दी उसको बहुत बड़ा समझ के आप मान रहे कि ये एग्जाम डिसाइड करने वाली चीज़ है। तो इस तरीके के जब आप थोड़ा सा हैपहैज़ार्ड भागते हैं तब दिक्कत होती है और थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। लेकिन अगर आप जो नॉर्मल प्रोसेस है, जो मेरे अलावा बाकी सारे टॉपर्स ने भी बताई हुई है, अगर उसका भी आप फॉलो करते रहेंगे तो एग्जाम को निकालना मुझे लगता है कि निकाला जा सकता है बड़े आराम से। जब आपने अभी अपने डिसिप्लिन की और बातें की, तो मतलब आपने क्या रूल सेट किया था उस एक साल के लिए कि आपको क्या करना है, कैसी आपकी स्ट्रेटेजी थी पढ़ाई की? मैंने 2019 की जुलाई में तैयारी शुरू की थी एग्ज़ाम की, और 20 का अटेम्प्ट दिया था मैंने पहला। तो मेरे पास करीब करीब 1 साल का समय था एग्ज़ाम के लिए, या उससे थोड़ा कम था, लॉकडाउन की वजह से वो समय बढ़ गया। तो मेरा फोकस ये था कि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ जा रहा था उसमें जो उस दिन का क्लासेस है उनको अच्छे से कवर करूँ, उनको रिवाइज करूँ, और उसके अलावा करंट अफेयर्स कवर करूँ उस दिन का, और कोई बैकलॉग रिवीजन है वो करता रहूँ, या फिर कोई चीज़ है जो एक सर्टेन टाइम बाद रिवाइज होनी है, रिवीजन का शेड्यूल बनाते हैं हम तैयारी के दौरान कि भाई इस चीज़ को आज मैंने पढ़ लिया तो करीब 7 दिन बाद या 14 दिन बाद दोबारा मैं इसको देखूंगा, या 1 महीने बाद इसको मैं देखूंगा। तो एक आप फास्ट ग्लांस लेते तो उससे आपको रिवीजन हो जाता है। तो फिर थोड़ा समय निकाल के वो कर लिया। इस तरीके के ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन मैं उस समय किया करता था। जब मैं कोचिंग क्लासेस अटेंड किया करता था तो उसमें वैसे समय कम हो जाता है, तो उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन फोकस रहता था। और फिर जब कोचिंग बंद हो गई तो कोशिश ये थी कि लॉकडाउन के कारण कोचिंग बंद हो गई थी। अच्छा। तो कोशिश ये थी कि दिन के सारे दिन में जितना समय है उनको बेहतरीन तरीके से यूज़ किया जाए, और जो अलोकेटेड शेड्यूल बनाता था मैं कि भाई ऐसा कोई रिजिड शेड्यूल मैंने फॉलो नहीं किया कि आज मैंने लिख लिया पॉलिटी पढ़ूंगा, इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा, ऐसा नहीं। जो मेरा मूड होता था उस दिन वो मैं पढ़ता था, जो सोच लेता था कि आज इसको इतने समय पढ़ना है और ये टॉपिक्स कवर करना है, और उनको जब मैं रिलीजियसली फॉलो करता था मुझे लगा प्रिपरेशन वैसे होती चली गई। बात हो रही है मेरी प्रिपरेशन की, तो मेरा एक मतलब है तो जनरल सा क्वेश्चन, पर मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए वो ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में जैसे हम देखते हैं एक गरीब किसान का बेटा या मजदूर का बेटा भी चाहता है, या आज के टाइम पे तो लोग इतना वो हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं कि वो भी चाहते हैं कि वो यूपीएससी क्वालिफाई करे, उस पोजीशन तक पहुँचे। तो एक कॉमन सा लड़का है जिसने एक किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई किया है, पास के किसी कस्बे से कॉलेज ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है, तो वो कैसे प्रिपेयर करे? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो रिटर्न तो प्रीलिम्स मेंस निकाल सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू के लिए आई थिंक बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ें, ओवरऑल पर्सनालिटी उसकी आप इंटरव्यू में ही देख पाते हैं, तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें? दीदी, इस एग्जाम के प्रोसेस में क्या है कि सिलेक्शन आपका मेंस इंश्योर कर देती है। इंटरव्यू जो है वो आपका रैंक डिसाइड करेगा, ऐसा माना जाता है। अगर सिलेक्शन होना है या नहीं होना है वो मेंस में ही इंश्योर हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति है जो मेंस में अच्छा कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होंगे ही होंगे, अगर नॉर्मल परफॉर्मेंस भी देते हैं इंटरव्यू में। लेकिन जो इंटरव्यू स्पेसिफिक है तो मुझे लगता है कि बैकग्राउंड उतना मैटर नहीं करता। अगर आप इस प्रोसेस में तो आप ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएंगे। जब आप पढ़ रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को लिख रहे हैं, तो आप उन चीज़ों को बोल भी सकते हैं, बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आप उस प्रोसेस में इन्वॉल्व है। आपको पता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक में कौन कौन से पॉइंटर्स कवर करने हैं। तो जब आप या किसी एक टॉपिक के क्या वैलिड एस्पेक्ट हो सकते हैं, तो उन सबको जब आप बार बार पढ़ते हैं, बार बार लिखते हैं, तो मुझे लगता है वो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि आप उसको बोल पाए। और अगर नहीं आता है तो उसके लिए फिर काफ़ी सारे एवेन्यूज़ हैं कि आप मॉक इंटरव्यूज़ दें, मिरर के सामने प्रैक्टिस करते रहें,
तो वहाँ से आप इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। और हमने ऐसा देखा है कि यूपीएससी में हर एक बैकग्राउंड का व्यक्ति पहुंच रहा है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े कॉलेज बड़े शहरों के बच्चे हैं। हम छोटे शहर से निकल के वहाँ तक पहुँचे हैं, छोटा मतलब एक नॉर्मल शहर से निकले हैं टीयर 3 सिटीज से। तो हर एक बैकग्राउंड का बच्चा पहुँच रहा है। किसी के लिए कोई ग्लास सीलिंग वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती शायद। मसलन आप तैयारी सही करें, क्योंकि न्यूज़पेपर्स वगैरह में हम आर्टिकल्स भी कई बार स्टोरीज पढ़ते हैं ऐसे आईएएस आईपीएस आईआरएस ऑफिसर्स की, जिन्होंने अपनी लाइफ को बहुत शून्य से शुरू करके वहां तक पहुंचे हैं। इसलिए मेरा ये सवाल था कि जो करना चाहते हैं प्रिपेयर, वो मतलब किन बातों का ध्यान रखें। विनीत, जनरली देखने में आता है कि बहुत सारे बच्चे दिल्ली में रहकर या कई सारे इंस्टीट्यूट से 3-4 साल तक प्रिपेयर करते हैं, और कई लोग घर पे भी सेल्फ स्टडी करते हुए प्रिपेयर करते हैं। बहुत लंबा टाइम यूपीएससी के लिए कई सारे बच्चे दे देते हैं, तो इस टाइम पे वो डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। और जैसे आपने बताया कि आपकी कोविड के टाइम पे एग्जाम्स थी और कोचिंग बंद हो गई, तो ऐसा होता है कि डीमोटिवेशन हावी होने लगता है और बच्चे पिछड़ जाते हैं। डिमोटिवेशन काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ है। और जैसे मैंने कोविड के दौरान एग्ज़ाम दिए हैं, तो जो इनिशियल फेज था लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन में, उस समय कहीं ना कहीं हम भी डिमोटिवेट तो एग्जैक्ट शब्द नहीं होगा, पर ऑफ ट्रैक हो चुके थे एग्ज़ाम प्रोसेस से। उस समय सारी लड़ाई ये थी कि आप अपने आप को हेल्दी रखें, सेफ रखें। उस दौरान मैं दिल्ली में था, मैं घर नहीं आया, तो वहाँ पे भी सरवाइव करना मतलब एक बैटल थी रोज। बिल्कुल। मैं और मेरा दोस्त हम दोनों रहते थे वहाँ पे, तो एक बैटल थी कि भाई आप अपने लिए खाना इंश्योर कर लीजिए, बेसिक चीज़ें इंश्योर कर लीजिए। तो पढ़ाई से ऑफ ट्रैक हो चुके थे ना। उस दौर में मैं एग्जैक्टली ये तो नहीं कहूँगा कि मैं डीमोटिवेट हुआ था, पर हाँ काफ़ी बार ऐसा होता है, देखने को मिलता है कि लंबे समय तक जब कोई भी व्यक्ति इस एग्ज़ाम प्रोसेस में रहता है, तो थोड़ा सा एक एंजाइटी क्रिएट होने लगती है, या फिर अनईज हो जाती है कि भाई इतना लंबा समय से प्रोसेस में टेंस हो जाता है। हाँ। तो उस चीज़ के लिए ये है कि कोशिश आपकी ये रहे कि आप जिस मोटिवेशन के साथ, जिस गोल के साथ आप इस एग्ज़ाम प्रोसेस में आए थे, आप उसको याद रखिए। क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन के अलावा कोई भी चीज़ आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगी इनफ कि आप इस एग्ज़ाम प्रोसेस में सस्टेन कर पाए। तो आप पेरेंट्स से बात करिए, अपने अच्छे दोस्तों से बात करते रहिए, और यूट्यूब का सहारा लेते जाइए, जो भी अच्छा कंटेंट है उसका इस्तेमाल करिए, एंटरटेनमेंट अपने साथ रखिए। ये सारी चीज़ें आपको मदद करेगी। लेकिन जो एक अंदर से आपको पता है, जो पर्पस वाली बात हमने पहले डिस्कस की है, जो पर्पस होता है वो ही कहीं ना कहीं आपको इस प्रोसेस के थ्रू ले जाता है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो चुके हैं और आप अभी तक आप कुछ फ्रूटफुल नहीं ला पाए हैं, तो आप अपने एग्ज़ाम जो अपीयर कर रहे हैं उनको थोड़ा डाइवर्सिफाई करिए कि और एग्ज़ाम्स भी अपीयर करिए। लोग होते हैं जो एक ही एग्ज़ाम देते रहते हैं यूपीएससी का, तो मेरे ख्याल से वैसा नहीं करना चाहिए। मैंने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी के अलावा जितनी सारी एग्ज़ाम्स हो सकी सारी दी थी मैंने। एसएससी, यूपीएससी की दूसरी, सीएपीएफ और स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम्स। तो सारी एग्ज़ाम देते रहिए, आप अपना कैलिबर चेक करेंगे, और कहीं ना कहीं जब आप दूसरी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस गेन होता है। हाँ, तो वो आपको इस प्रोसेस में और सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है। और जब उस जो कॉन्फिडेंस से कई बार होता है कि वही आपको थ्रू ले जाएगा इस एग्ज़ाम के, तो इस तरीके से प्रोसेस को फॉलो करते रहिए। अभी अपनी जनरेशन में हम देख रहे हैं कि इंडिया में बहुत सारा यूथ है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनकी एनर्जी और उनके नॉलेज के बारे में, किस डायरेक्शन में जा रहा है इंडिया? डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया का वाकई में आज के टाइम पे बहुत बड़ा एडवांटेज है इंडिया का। और इस एडवांटेज को जो कोशिश है गवर्नमेंट की और इन जनरल हर किसी की कि जो डिविडेंड है उसको सही तरीके से राइट किया जाए। अगर वो स्किलफुल होगा, वो सही डायरेक्शन में काम करेगा, तो वो कंट्री को बेनिफिट करेगा। मैं खुद इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ कि मैं इन जनरल युवाओं के लिए कुछ कह पाऊँ। बाकी मेरी कोशिश हमेशा से अपनी लाइफ में ये रही है कि आपका जो पोटेंशियल है जी। हर कोई एक अपने पोटेंशियल को आंकता है, उसको पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। तो आपका जो पोटेंशियल है आप उसको आंकिए, और
आपकी कोशिश ये हो कि आप अपने पोटेंशियल को अचीव करें, प्लस उसके 10-20% ऊपर अचीव करने की कोशिश करिए। अगर आप इतना करते हैं तो आप अपनी लाइफ में बेहतरीन करेंगे, और इन जनरल हर एक व्यक्ति या हर एक युवा इस देश का अगर ये करता है तो जो कंट्री है वो अपने पोटेंशियल से 20% ऊपर जाएगी, और शायद वही इंडिया को विश्व गुरु और एक सुपर पावर बनाने में हेल्प करेगा। विनीत ने 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक जवाहर नवोदय विद्यालय बालाघाट में पढ़ाई की है। तो आप बताइए कि जो लोगो होता है जवाहर नवोदय विद्यालय का, शिक्षात आइए और सेवात जाइए, एक सेइंग है, तो आपके लिए कितनी इफेक्टिव रही है बताइए। जी, ये शिक्षा आइए सेवा जाइए हमारे नवोदय के गेट पर लिखा हुआ था, कम इन टू लर्न एंड गो आउट टू सर्व। तो मैंने भी अपने 7 साल के दौरान उसको जितनी बार पढ़ा है, तो शायद उस समय हम उसका अर्थ नहीं समझ पाते थे। वो बहुत बड़ी बात थी हमारे क्रेनियल कैपेसिटी के हिसाब से उस समय के लिए। लेकिन जब मैं बाद में स्कूल जाया करता था तो और तब मैं लिखता था, तब मैं रियलाइज कर पाया कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है। और शायद वो एक चीज़ है कहीं ना कहीं कि वो भी आपके साथ थ्रू आउट द लाइफ रही है। उसका एक इम्पैक्ट रहा है कि आपको अब आप शिक्षार्थ आके यहाँ से निकल चुके हैं, जी आप यहाँ से जा चुके हैं, आपको सेवार्थ जाना है। तो वो सेवा आपको इन जनरल लोगों की करनी है, वल्नरेबल सेक्शन की करनी है, और उसी पर्पस के साथ शायद हम लोग कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हमारे को रहा और हम सिविल सर्विसेज या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आए हैं। तो बहुत मेजर इम्पैक्ट है उस चीज़ का। तो आज जो विनीत हैं, तो उनकी लाइफ में मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने का क्या रोल है, मतलब क्या ऐसा हुआ स्कूल में, कैसे आपने अपने आप को डेवलप किया? नवोदय मेरे लिए एक सपना था। जब मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन लांजी इंग्लिश स्कूल लांजी और सेंट्रल इंडिया एकेडमी से मैंने 5th क्लास अप ईयर पास की है। तो जब मैं 5th में था उस समय नवोदय से हमारे जब मैं 4th में था 5th में था उस समय हमारे सीनियर्स का सिलेक्शन हुआ था नवोदय के लिए, और तब उनको देखकर मुझे पता चला कि नवोदय इंस्टीट्यूशन क्या है। पेरेंट्स से भी बताते थे, टीचर्स ने भी बताया, पर उनको देखकर एग्जैक्टली समझ में आया कि हाँ ये किस चीज़ के लिए एस्पायर कर रहे हैं। और जब मुझे पता चला कि यार एक स्कूल है जो CBSE आपको पढ़ाएगी फ्री में 12th तक, तो मैं तो फैन हो गया था कि यहाँ तो पहुँचना ही, चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पहुँचना है। वो मेरे लिए एक सपना था उस समय से, क्योंकि LP बोर्ड में पढ़ रहे थे, लांजी में थे हम, लांजी में CBSE का कोई स्कूल नहीं था, और उस समय एक जनरल परसेप्शन था कि CBSE बेटर है, शायद अभी भी हो ऐसा परसेप्शन। उस परसेप्शन के कारण हम भी चाहते थे कि CBSE में पढ़े। और जैसा नवोदय के लिए फिर मैंने काफ़ी तैयारी की, और वो उसका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है मेरी लाइफ में, क्योंकि 5th तक मैं जहाँ पढ़ रहा था वहाँ भी शिक्षकों ने मुझे काफ़ी अच्छी सीख दी थी, एक बेहतरीन इंसान वहाँ पर भी बनाया था। लेकिन 5th तक जो आप हैं या 6th 7th 8th तक जो है वो ओवरऑल लाइफ में ट्रांसलेट होगा या नहीं वो श्योर नहीं है, क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा है, उसको समझ नहीं होती। लेकिन जो आपके बिल्डिंग ईयर्स होते हैं, पर्सनालिटी जो आपकी एक्चुअल बिल्ड होती है 9 to 12th और ड्यूरिंग योर बैचलर्स, तो वो जो टाइम था नवोदय में वहाँ काफ़ी हेल्प हुई मुझे एक हॉलिस्टिकली डेवलप्ड पर्सनालिटी बनाने में। ऐसा मैं मानता हूँ हॉलिस्टिकली डेवलप्ड है, दूसरे क्या मानते हैं वो बताएंगे। बिल्कुल है। तो वो इसीलिए नवोदय का कंट्रीब्यूशन काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा है। उसके बाद कॉलेज ने तो अगेन कॉलेज ने भी मुझे बनाया है जो मैं हूँ आज, और कॉर्पोरेट का भी उसमें इक्वली कंट्रीब्यूशन हर एक चीज़ का रहा है। हर नवोदय स्टूडेंट जैसे कि मैं भी हूँ, तो मैं भी चाहती हूँ कि मुझे फिर से वो वाला फेज एटलीस्ट एक दिन जीने का मौका मिले। अगर आप नवोदय में फिर से एक दिन सारा स्पेंड कर पाए एज अ स्टूडेंट, तो आप कौन कौन सी मेमोरीज रिक्रिएट करना चाहेंगे? ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है। नवोदय की मेमोरीज मेरे पास वैसे काफ़ी कम है, क्योंकि ओवरऑल जो स्पैन था उसमें मेमोरीज इतनी ज़्यादा थी कि जो मैं रिकलेक्ट कर पाता हूँ वो कम हो गई है। लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं एक बार चाहूँगा जो 6th में बच्चा आया था, 6th में जब आया था पहला दिन था, मैं चाहूँगा उसको जीना फिर से कि मैं लांजी से चला था यहाँ तक पहुँचा, बालाघाट रुकते हुए नवोदय आया,
मुझे पूरी फैमिली छोड़ने आई थी, एक्सटेंडेड फैमिली छोड़ने आई थी। वो छोड़ कर गए थे और मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा सपना था, मैं खुश था यहाँ आने के बाद। तो मैं उस दिन को दोबारा जीना चाहूँगा, और शायद फिर मैं उस दिन को जीना चाहूँगा जब मैं नवोदय से निकला, क्योंकि उस दिन मेरे आंखों में आंसू थे। और वो आंखों में आंसू शायद पहले दिन नहीं थे, बहुत लोगों के होता है पहले दिन होते हैं, मेरे नहीं थे, मैं अपना सपना जी रहा था। लेकिन आखिरी दिन जो आंसू थे वो उस सपने को खत्म होने के कारण मुझे लग रहा था कि अब मैं सपने से जाग चुका हूँ, और अब जो रियल लाइफ फेस करने जाएंगे, और जो 7 साल की मेमोरीज थी उनके कारण फिर शायद मेरे आंखों में आंसू थे। मैं वो दिन भी, आखिरी दिन भी जीना चाहूँगा। ये अधिकतर नवोदय स्टूडेंट्स के साथ होता है कि पेन दोनों दिन होता है जी। जब आप एंटर कर रहे हैं और जब आप निकल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल। दोनों पेन में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। बहुत डिफरेंस। 6th क्लास में जब हम जाते हैं तो ये फियर रहता है कि एक तो इतना बड़ा कैंपस है, यहाँ पे अकेले कैसे रहेंगे, फ्रेंड्स नहीं होते, कोई किसी से पहचान नहीं होती, तो और छोटा बच्चा 6 का क्या ही जानेगा एनवायरनमेंट के बारे में और आगे क्या होना है, ये क्या ही एज्यूम कर पाएगा। तो इस वजह से वो पेन रहता है, और मैं तो रोई थी, बहुत बच्चे रोते हैं जब एंटर करते हैं। लेकिन जब वो 7 साल जब हम वहाँ रहते हैं, उसके बाद जब निकलते हैं, वो लास्ट डे वाला जो पेन होता है, लास्ट डे भी मैं नहीं कहूँगी, आई थिंक वो काफी टाइम पहले से स्टार्ट हो जाता है। वो जब आपके बैच की फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल जाते हैं जी, जिनका पहले पेपर खत्म होगा, जी जी, या वो हिंदी वाले होंगे जी, या कंप्यूटर साइंस वाले या बायोलॉजी वाले या कॉमर्स वाले, वो पहले जाएंगे। कोई एक बंदा जो है वो पहले जाएगा, एक ग्रुप। तो उस दिन से वो पेन तो बिल्कुल शुरू हो जाता है। और मेरे ख्याल से जब बोर्ड एग्जाम भी शुरू होती है ना, उस समय से भी माहौल बन जाता है कि यार अब टाइम खत्म हो चुका है 12th के बोर्ड से, प्रिपरेशन लीव मिलती है, स्कूल छूट जाता है। उस समय पढ़ने से ज्यादा आप स्क्रैप बुक भरने में ध्यान लगा रहे हो या कुछ छोटे छोटे गिफ्ट बनाने में ध्यान लगा रहे हो, तो वो टाइम, वो फेज आपको फील होता है। तो आपने किया है ये स्लैम बुक पढ़ना और डायरीज लिखना, ये सारी किया चीजें? तो है, अब सब कर रहे हैं, मैं भी करता हूँ। मैं भी वो भी एक अच्छी मेमोरीज है, क्योंकि उस समय बहुत इमोशंस के साथ हम डायरीज लिखते हैं। राइट। अभी पढ़ के शायद थोड़ा फनी लगे, लेकिन उस समय का जो अटैचमेंट है वो बिल्कुल अलग स्तर का होता है, डिफरेंट होता है, और उसको मेरे ख्याल से शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और बोले तो पूरा समय निकल जाएगा, इतने सारे इमोशंस है। मुझे याद है हमारे यहाँ शायद पहला ग्रुप बायोलॉजी वाला गया था, क्योंकि हिंदी का पेपर पहले हो गया था, और कंप्यूटर का भी शायद ऐसा कुछ था। तो बायोलॉजी वाले किशोर मैम ये लोग गए थे, तो जब हम उनको बस में छोड़ने गए थे, इतना दुख था पूरे बैच में, मतलब बहुत जो छूट जाते हैं उनको बहुत ज्यादा, क्योंकि वो जल्दी जा रहे हैं। 6-7 दिन पहले हम 26-27 को गए थे मार्च में, वो 18-19 में चले गए थे शायद। तो वो वहाँ जब उनको बस में ड्रॉप कर दिया, आप कोशिश कर रहे हो कि खुशी खुशी भेजना है, फिर जब आप रूम आ रहे हो, आप रूम आते तक बिल्कुल हौसला आता है, दुखी हो चुके हो बहुत ज्यादा। तो वो एक अलग ही दिन हुआ करता, अलग ही दिन। और जब हम लोग भी जब पास आउट हुए थे तो इतना मीडियम नहीं था, फोन कॉन्टैक्ट्स वगैरह नहीं थे, तो एक ये डर था कि इतने अच्छे दोस्त अब यहाँ से हम निकल रहे हैं, अब दोबारा कैसे मिलेंगे, ये सारी चीजें हुआ करती थी। लेकिन आज के टाइम पे ये सब चीजें हैं, कनेक्टेड है, इवन अब हम भी जो पहले निकल चुके कनेक्टेड हैं अच्छे से। सही बात है। आप लोग जिस साल निकले थे उस साल भी मुझे वैसे दुख था, भैया भी जा रहे थे। भैया के कारण आप भैया के बैच में जो सारे मेरे अच्छे जिनसे टर्म्स बने थे, सीनियर भैया और दीदी से, तो उनके जाने का भी बहुत दुख था। फिर सब्सिक्वेंटली हर साल दुख रहा ही। यही चीज मतलब कि पेन वही है कि खाली बैचमेट्स के या दोस्तों के जाने का दुख नहीं होता, वो स्कूल, वो टीचर्स, जूनियर्स, इतने सारे रिलेशन डेवलप हो जाते हैं, सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा हार्ट एकदम हैवी रहता है, काफी पेनफुल रहता है मेमोरी आने। अब देखिए बात ये होती थी कि उसको जीना चाह रहे हो वापस, जी। लेकिन अब इतना दुख आ गया है अंदर की, मैं डर रहा हूँ कि मैं जीने लायक हूँ कि नहीं दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज मेमोरी बहुत पेनफुल, बहुत। अब मैं याद कर पा रहा हूँ कि मैं कैसे बस में छोड़ा था उनको, फिर हम आए थे, और मैंने बहुत हैवी हार्ट से, और आखिरी दिन तो आपको पता है कि अब हो गया खत्म, आप जाने वाले हो जी। इसके अलावा तो कुछ नहीं है, कितना ही हम ट्राई कर ले, सोचे कि वहाँ रहे, एक दिन स्टे कर ले, बट नहीं हो पाता है।
जब आप लोगों की बैच के बाद कपिल भैया, उर्वेश भैया, इनके बैच के जब सीनियर्स गए थे उस समय भी बहुत दुख था। तो मुझे लगा था वो हर साल ही चला आया। आप लोग गए, फिर वही उर्वेश भैया, कपिल भैया, ये लोग गए, फिर कुशाग्र भैया लोगों के बैच में भी था, मतलब विशाल भैया लोग, हर किसी से उनसे जो अटैचमेंट था तो वो गए। तो ऐसे ग्रेजुअली वो बाकी इससे प्रैक्टिस हो गई कि हाँ आपका भी दिन आएगा जब आपको जाना पड़ेगा, तो कैसा माहौल रहेगा वो आपको वहाँ से थोड़ा सा एक डेमो हो गया। ये इमोशन मतलब इतना हावी हो जाता है कि लास्ट डे जो पेपर रहता है उस पे कई बार ऐसा होता है कि कंसंट्रेशन उस पे कम हो रहता है और इस बात से हार्ट बीट ज्यादा बढ़ी रहती है कि बस ये पेपर खत्म हुआ है उसके बाद फिर हमको यहाँ से जाना है, इतना ये इमोशन हावी रहता है। और एक दिन एक्स्ट्रा रहने भी नहीं देते यार, जिस दिन पेपर खत्म होता है उस दिन थोड़ा और रहने देना चाहिए ना। विनीत, हमारे वीडियो में एक सेगमेंट होता है रिमाइंड मेमोरीज। जैसे अभी हमने बहुत सारी यादें ताजा की, वैसे मैं कोई क्वेश्चन आपसे करूंगी चेक करने के लिए आपको वो चीजें याद है या नहीं। ओके, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, रामायण कौन सी क्लास में थी, पढ़ी थी हमने? रामायण 6th में, 7th में महाभारत और 8th में बुद्ध चरित्र। अरे वाह, मुझे बहुत टाइम से याद नहीं आ रहा था कि हमने 8th में क्या पढ़ी थी। अभी याद है बुद्ध चरित्र। सेकंड क्वेश्चन है, पेरेंट्स डे कब होता था? पेरेंट्स कब मिलने आते थे हमसे, कौन से संडे? मुझसे तो वैसे हर संडे मिलने आ जाते थे, मतलब ऐसे ऑफिशियली संडे होता था ना, लेकिन 4th संडे को आते राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है कि टोटल कितने हाउसेस थे? सीसी हाउसेस। 4 थे, सीनियर 4 जूनियर, और गर्ल्स का बड़ा कॉम्प्लेक्स था, जीवन जी2 उसके अंदर आराम ने इंग्लिश वाली को देखी। हाँ, हम तो समझ ही नहीं पाए कब क्या नहीं, वो हमारे कॉम्प्रिहेंशन से बाहर की बात थी। बाद में जी3 भी हो गया था। अच्छा, हम बस ये करते थे कि हाँ अरावली की कौन सी लड़कियां उनको पार्टिसिपेशन करने बुला लो। हाँ, फोकस इस पे। और आपका हाउस अरावली था? अरावली था, मेरा अरावली था, फिर उदयगिरी। थैंक यू सो मच विनीत, बहुत Thank सारी you so much. मेमोरीज हमने Thank you so मिलके यहाँ पे डिस्कस की, वो चीज हाँ। मुझे, वो पार्ट मुझे सबसे अच्छा लगा, और आपकी नॉलेज वाली बातें और जो भी आपने इंस्पायर किया हमारी ऑडियंस को, इतना कीमती समय दिया, शॉर्ट टाइम के लिए आप आए और इतनी वैल्यूएबल चीजें ऐड की, इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। थैंक यू सो मच दीदी। जब मैंने पहला वीडियो देखा था नवोदय टेल्स का, तो मुझे ऐसा था कि पता नहीं हमें बुलाते कि नहीं, होता मुझे काफी जूनियर है, बुलाना ही हमारा नंबर कब आएगा, पर थैंकफुली हमारा नंबर जल्दी आ गया, तो अच्छी बात है। वीडियो देखकर, नवोदय टेल्स के वीडियो देखकर अच्छा लगता है। जैसा कि आप सबको भी पता है कि प्रियंका दीदी भी नवोदय से पढ़ी है, तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि दीदी की लाइफ में नवोदय का क्या सिग्निफिकेंस है, और दीदी आप बताइए थोड़ा सा नवोदय के आपके दौर के बारे में। मुझे अभी तक किसी गेस्ट ने मेरे ये सवाल नहीं किया, बट थैंक यू पूछने के लिए। ऑफ कोर्स मैं भी नवोदय हूँ, तो मेरी लाइफ में भी सिग्निफिकेंस है ही कहीं ना कहीं। तो मेरा ये कि मैं बहुत ही एक पुअर बैकग्राउंड से आती हूँ। उस समय जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा किसान तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन वो मजदूरी ही किया करते थे और मेरी मम्मी सिलाई करती थी। तो इस तरह से उन्होंने हमें पाला, और फिर तक जैसे तैसे, तब भी हम एक प्राइवेट स्कूल में सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाई करते थे और उन्होंने हमारी शिक्षा पूरी की। लेकिन नवोदय विद्यालय, मेरे एक सीनियर भैया थे, उनका सिलेक्शन हुआ था, तो वहाँ से मुझे पता चला कि नवोदय विद्यालय है, जैसा आपने बताया कि फ्री स्कूलिंग होती है, सारी चीजें फ्री है। तो इसकी तो अब मेरा सपना तो मैंने नीड थी कि आवश्यकता थी, सही बात है। एक स्कूल ऐसा हो जो बेस्ट एजुकेशन मुझे फ्री में दे रहा हो, तो उस समय क्या ही चाहिए फिर आप। हमारा भी सपना था, लेकिन नीड भी थी, बिल्कुल सही बात है। तो वही चीज मेरे साथ थी और मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं भी थोड़ा पढ़ लिख लेती थी, अच्छा पढ़ती थी, ऐसे मेरे टीचर्स कहते हैं, तो मेरा भी सिलेक्शन हो गया। और उसके बाद तो जो मेरी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप हुई है, वहाँ से आने, वहाँ रहने के साथ सारी चीज़ें हमने सीखी है। बहुत सारी चीज़ें किया करते थे स्कूल में, क्वायर में खड़े होना, क्विज करना, न्यूज़ रीडिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें, स्कूलिंग, टीचर्स का सपोर्ट, तो कॉन्फिडेंस भी जो आया है, आज भी जो मैं चीज़ें कर पा रही हूँ, या मैंने सोचा कि मैं उन लोगों को बुलाऊं जो नवोदय एलुमनीज हैं और इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बेस्ट दे रहे हैं, तो ये थॉट भी मुझे नवोदय से ही मिला है। क्योंकि मैं नहीं होती, नवोदय में नहीं होती है, वहाँ की लाइफ मैंने नहीं देखी होती, तो मुझे ये आज, और मैं कर भी नहीं पा रही होती, क्योंकि मैं क्या ही जानती किसी और के बारे में और क्या निकालने की कोशिश करती।
तो ये सिग्निफिकेंस तो है ही, बहुत ज़्यादा वैल्यू नवोदय ने मेरी लाइफ में ऐड की है। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे कॉमन बच्चे हैं जो नवोदय में थे, जो बहुत ही एक सिंपल बैकग्राउंड से आए थे और उन्होंने अपने आप को, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी हूँ, लेकिन कई लोग बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो पर्पस हमारा यही है कि अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपने उसके लिए मेहनत की है, आपने स्ट्रगल किया है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें देखी है जो आपकी लाइफ में ऐसी हुई है जो आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। तो नवोदय टेल्स का पर्पस भी यही है कि हम लोगों को उन सारी चीज़ों से इंस्पायर करें। थैंक यू सो मच दीदी आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू। ये नवोदय टेल्स के लिए मैं वाओ, छोटा सा टोकन लाया हूँ। थैंक यू सो मच। लाफिंग बुद्धा आपके लाइफ में नई जो आपकी मैरिड लाइफ है उसमें और आपके इस वेंचर में प्रॉस्पेरिटी लाइफ, इसी के साथ इसीलिए मैं आपके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।